गुड मॉर्निंग। कैसे हो? और सब बताओ, क्या हाल है? पढ़ाई चल रहा है बेटा? टर्म 2 का प्रिपरेशन चल रहा है आप लोगों का? नीट का भी परीक्षा है। हम आज शुरू करें। ये 11वीं क्लास का तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड है, पहला चैप्टर है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। बहुत चीज़ आप इसमें पढ़े हो, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। इसलिए भैया इस चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। ये आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि व्हाट इज़ लाइव और ए लाइव। तो कई तरह से डिफिनीशन लिविंग थिंग का दिया जाता है, तो थोड़ा सा जानोगे यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग क्या क्या होता है। और बायोलॉजी तो जानते ही हो क्या होता है। ये देखो, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी में क्या आप स्टडी करते हो? व्हाट एवर द फॉर्म ऑफ द लाइफ, और लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आप अच्छी तरह से 10 क्लास में लाइफ प्रोसेस के बारे में जाने हो कि देयर आर ए वेरियस एक्टिविटीज which is done by the living thing to sustain the life। तो उसी को कहा जाता है, उस वेरियस एक्टिविटीज़ को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो बायोलॉजी में यही लाइफ फॉर्म और लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी किया जाता है। अब देखो क्या करता है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग का क्या डिफिनीशन दे सकते हो? तो जनरली देखोगे लिविंग थिंग का क्या डिफिनीशन देता है लोग। आपके एनसीईआरटी में देखोगे मेन 4 चीज़ का चर्चा किया है, लेकिन ऐसे देखोगे लिविंग थिंग में क्या कहते हो? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म बोलते हो, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, सेंस द इन्वायरमेंट और रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। उसमें से डिटेल में तुमको 4 के बारे में इसमें पढ़ना है। मेन जो 4 पढ़ना है तुमको, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस। यही 4 के बारे में आपको जानना है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट इज लिविंग थिंग। तो कहता है लिविंग थिंग का ये एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या कहता है कि ऑल द लिविंग थिंग ग्रो, यानी ग्रोथ। सब आदमी जानते हो ग्रोथ का मतलब क्या होता है। सिंपल वे में इंक्रीज करना, चाहे वो लेंथ में इंक्रीज करे, मास में इंक्रीज करे, नंबर में इंक्रीज करे। लिविंग थिंग में अगर लोगे तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। तो जब सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगा और मास भी होगा। तो ऐसे आप अगर ग्रोथ के बारे में बोलते हो, थोड़ा सा समझो ग्रोथ के बारे में। सिंपल बोलते हो तो इंक्रीज। अब देखो ग्रोथ क्या होता है। सपोज करो कोई माटी का टीला है यहाँ पे। अब मान लो इसका जो भी मास हो, मोटाई हो या लेंथ जो भी हो, मान लो स्ट्रोम के चलते इस पर धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी का कण जमा होने लगा। ये देखो इस तरीके से इसका देख लो, मोटाई या मास इसका बढ़ने लगा। तो कह तो सकते हो ग्रोथ है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर मान लो सपोज करो रेन हुआ और इसका ऊपरी परत खत्म हो गया, तो फिर देखो ग्रोथ डिक्रीज हो गया। तो ये जो ग्रोथ होता है तुम्हारा, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या बोलोगे? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, और ये रिवर्सिबल होता है तुम्हारा। एक ग्रोथ जो होता है तुम्हारा लिविंग बॉडी में, जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है तुम्हारा। तो इंटरनल जब ग्रोथ होता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होगा। तो जनरली देखोगे जब ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ होता है तुम्हारा, तो क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है, मास बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो इंटरनल ग्रोथ में देखोगे क्या होता है, जैसे अब इसमें देखोगे यूनिसेलुलर में, अब यूनिसेलुलर में देखो कोई एक, मान लो ये एक सेल है, ये ग्रो किया, साइज इसका इतना बड़ा हुआ, फिर ये डिवाइड होके देख लो 2 बना देता है, 2 सेल, 2 डॉटर सेल बना देता है। तो ग्रोथ तो यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होता है। यूनिसेलुलर में तुम्हारा ग्रोथ अब प्लस रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो साथ साथ होता है। ये दिमाग में रखना। यूनिसेलुलर में क्या होगा, तुम्हारा ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन,
क्या होगा, साथ साथ होगा, ये सेपरेट नहीं होता है। तो यूनिसेक्सुअल में जनरली लोग क्या बोलता है कि ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन को लाता है। देखो ना, जैसे जैसे उस सेल की मास बढ़ने लगा और एक समय आता है कि दो भाग में वो बट जाता है, तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर देखो ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ हुआ। लेकिन मल्टी सेलुलर में अगर आओगे, सेलुलर में, तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेपरेट होता है तुम्हारा, एक साथ नहीं होता है। ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। तो ये समझ में आया। तो एक्सटर्नल ग्रोथ जो होता है तुम्हारा, वो लिविंग थिंग में नहीं होता है। तो यहां पर देखो क्या कहता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। देखो कहता है टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ होता है, एक इंटरनल जो लिविंग थिंग में होता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग में होता है। अब कहता है इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट नॉट ग्रोथ। अब यहां पर देखो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यही समझना है आपको। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो सब पे लागू हो। अब हम बोल रहे हैं कि वो ग्रोथ जो है तो सब पे तो लागू नहीं हो रहा है। अब देखो ना, यहां एक्सटर्नल ग्रोथ जो हो रहा था तुम्हारा, वहां देखो यूनिसेक्सुअल में देखो क्या हुआ, साइज बढ़ा और वो डिवाइड हो गया, फिर छोटा साइज दो बन गया तुम्हारा। तो ग्रोथ क्या बोलोगे, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट इंटरनल ग्रोथ जो होता है दैट इज नोन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये लिविंग थिंग का होता है, हमेशा याद रखना, नीट ऑफ ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या बोल रहे हैं। दूसरा देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या ले रहा है, रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन सब आदमी जान रहे हो, ये भी एक लाइफ प्रोसेस होता है इन व्हिच लिविंग थिंग प्रोड्यूस ओन काइंड, अपने जैसा उत्पन्न करता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आप ये भी पढ़े हो कि रिप्रोडक्शन तुम्हारा दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। पढ़े हो सेक्सुअल में क्या होता है, मस्ट है फ्यूजन ऑफ गैमिट होना चाहिए। अगर गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है तो दैट इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में पढ़े हो सिंगल इंडिविजुअल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द ओन काइंड। तो वहाँ यहाँ पर वो डिटेल में तुमको नहीं जाना है। यह देखो क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द दोज ऑफ द पेरेंट्स। अब देखो क्या कहता है, इन मल्टीसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेपरेट्स बट नॉट इन यूनिसेलुलर, जो अभी हम बताए हैं तुम्हारा ग्रोथ में। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्या रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो ध्यान से देखोगे क्या होता है, कुछ लिविंग थिंग में, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं तुमको, देखो यहां पर दिए हुआ है मूल, ये देखो सब आदमी जानते हो क्या बोलते हो उसको, खच्चर। कैसे ये पैदा होता है, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी। ये देखो, तो ये 12 क्लास में पढ़े हो, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है। तो ये जो मोल जो होता है तुम्हारा, ये स्ट्राइल हो जाता है। अब ये मोल अगर मान लो सपोज करो इसमें मेल एंड फीमेल है, तो दे डज नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द मोल। अगर मोल तुमको पैदा करना पड़ेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को ही मेटिंग कराना पड़ेगा। और ये मैन मेड है तुम्हारा, तो ये मोल क्या हो गया तुम्हारा, स्टाइल। तो यहाँ पर तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ ना, तो इस पर अप्लाई नहीं किया। उसी तरीके से देखोगे हनी बी में होता है तुम्हारा स्ट्राइल वर्कर होता है, वो फीमेल होता है, वो स्ट्राइल होता है तुम्हारा। उसी तरीके से देखोगे ह्यूमन के केस में इनफर्टाइल कपल, जिसमें ये एबिलिटी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। हमेशा दिमाग में रखना, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग। क्लियर हुए, क्यों नहीं डिफाइनिंग हुआ। देखो ना, हमने क्या बोला कि डिफाइनिंग टर्म वहां पे यूज होता है जो सब पे लागू हो। तो यहां पर कहां सब पे लागू हो रहा है, मोल पे नहीं लागू हो रहा है।
स्ट्राइल वर्कर पे नहीं लागू हो रहा है, इनफर्टाइल कपल पे रिप्रोडक्शन कहाँ लागू हो रहा है? तो देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो दिए हुआ मेनी ऑर्गन डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे मूल हो गया, स्ट्राइल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इट इज सो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये हमेशा याद रखना, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये दूसरा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक था लिविंग थिंग का। तीसरा आता है देखो मेटाबॉलिज्म। सब नहीं पढ़े हो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन व्हिच गोइंग इनसाइड द लिविंग बॉडी। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। वही केमिकल रिएक्शन अगर आउटसाइड द लिविंग बॉडी होता है तो सिंपली यू कॉल केमिकल रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल आउटसाइड होता है तो आप सिंपली उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हो। वही बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड लिविंग थिंग होता है तो दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। सब आदमी पढ़े हो मेटाबॉलिज्म तुम्हारा दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। याद करो क्या होता है? रिएक्शन दो चीज हो सकता है, ये ए प्लस बी मिल के तुम्हारा क्या बोले ये डी बना दे, या ये डी ये देख लो ये ए भी फिर हो जाए। तो एक में क्या होता है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होता है, दूसरे में डिस्ट्रक्शन होता है तुम्हारा। तो जिसमें ए बिग मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर थिंग तो उसको क्या बोलोगे? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा तुम्हारा? सिंथेसिस होता है, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे देखोगे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर तुम्हारा ग्लूकोज बनाता है, लेकिन रिस्पायरेशन में देखो ना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू द CO2 और H2O। तो ये मेटाबॉलिज्म तुम्हारा दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। याद रहेगा बेटा? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये देख लो, कंफ्यूज मत होना। अब यहां पर देखो क्या कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। क्या होता है? कोई भी लिविंग बॉडी है वो तो केमिकल का ही बना हुआ है ना। आपका बॉडी कौन चीज से बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये आपके बॉडी में क्या होता है? कंटिन्यू रिएक्ट करता रहता है और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता रहता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल रिएक्शन तो तुम्हारा लेबोरेटरी में भी होता है, वहां भी तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कर सकते हो। तो अब यहां पे कहता है कि मेटाबॉलिज्म को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यहां पर एक चीज क्या करता है कि अगर वही मेटाबॉलिज्म अगर सेल में होता है तो उसको कहोगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर उस सेल में रिएक्शन होगा तो हर सेल में होगा, हर लिविंग थिंग के सेल में होगा, चाहे वो स्मॉलर हो चाहे वो बिगर हो तुम्हारा। तो हमेशा याद रखना कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग थिंग का। सिंपल वे में ये नहीं कह सकते हो कि ऑल द मेटाबॉलिज्म आज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन तो आउटसाइड द लिविंग बॉडी भी हो रहा है ना। अब देखो क्या कहता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। दूसरा देखो तीसरा कैरेक्टर है तुम्हारा सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेंसिंग द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और उसमें एक आता है तुम्हारा कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब क्या होता है? वही सेंसिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट को सेंस करते हो। यहाँ पर सेंस का मतलब क्या होता है कि व्हाट एवर द चेंज टेक्स प्लेस द आउटसाइड द लिविंग बॉडी गिव द रिस्पॉन्स। जैसे आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप रिस्पॉन्स देते हो ना। प्लांट को भी देखोगे रिस्पॉन्स देता है। सपोज करो अगर प्लांट को आप ऐसे जगह ग्रोन करा रहे हो जहाँ पे सनलाइट नहीं आता है, मान लो वो सनलाइट एक कोना से आता है, तो देखोगे धीरे धीरे प्लांट वो उसी कोना की तरफ झुकता चला जाता है। तो दे ऑल्सो गिव द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स देता है लेकिन सेल्फ कॉन्शसनेस उसमें नहीं होता है। सेल्फ कॉन्शसनेस सिर्फ ह्यूमन बॉडी में होता है, ह्यूमन में होता है तुम्हारा, अपने लिए भी और अदर के लिए भी। अदर लिविंग थिंग में सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं होता है। समझ में आया? तो देख लो क्या कहता है
कि कॉन्शसनेस भी क्या होता है, तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, ये हर लिविंग थिंग में पाया जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में जो 4 प्रॉपर्टी दिए हुआ है, ध्यान से देखना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस, उसमें से सिर्फ रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। यहां से नीट का क्वेश्चन बन सकता है बेटा, चॉइस दे देगा, उसमें एक दे देगा कि कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आया? अब देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी जो क्या किया हुआ है, लिविंग थिंग को डिफाइन किया हुआ है। तो क्या कहता है, देखो, सो लिविंग थिंग डिफाइन एज ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, वही रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग यानी ग्रोथ, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम विच आर एबल टू इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट। एबल टू इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट क्या हुआ, वही सेंसिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, वो रिस्पॉन्स देता है तुम्हारा। क्लियर हुए? तो इतना तुमको पढ़ना था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग में। आगे बढ़ें, बोलो। सोमाली, क्या हाल है बेटा? ठीक है, समझ में? देखो 90 को लड़का ज्वाइन किए हुए हो बेटा। कोमल, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, ये कुछ कारणवश हुआ है बेटा। आगे बढ़े। अब देखो आगे एनसीईआरटी क्या बोलता है तुम्हारा। हाँ, ये देखो, बायोडाइवर्सिटी। सब आदमी पर जानते हो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ द लाइफ। तो देखोगे और हर स्पेसिस में डाइवर्सिटी होता है, विद इन स्पेसिस भी होता है, बिटवीन स्पेसिस भी होता है, और इकोलॉजिकल पर भी डाइवर्सिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ। जैसे हम हीनों के केस में देखो ना, ह्यूमन बीइंग में देखो ना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अदर कलर है, किसी का हाइट कम है, किसी का हाइट ज़्यादा है। तो देखो ना, अपने ही घर में देखोगे सब एक समान नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, मोर और लेस तुम्हारा नंबर ऑफ स्पेसीज इस अर्थ पे देख लो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियंस है तुम्हारा, और इसमें से देख लो 1.5 डिस्कवर हो चुका है, और इसमें जितना, इसमें 70% जो है तुम्हारा क्या है, एनिमल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना जो स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ है तो कैसे आप इसको याद रखोगे। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हुआ, तुम्हारा बायोलॉजी में एक नया ब्रांच आया, दैट इज नोन एज टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या होता है। पहले टेक्सोनोमी जानो क्या होता है। टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप जंगल में गए हो और एक कोई नया पौधा आपको दिखाई दिया जो कभी आप देखे नहीं हो पौधा को। अब उस पौधा को लेके आते हो, अब जो इसके बारे में जानकारी रखता है उसको देते हो कि भाई इस पौधा को थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें लीफ क्या है, लीफ का वेनेशन कैसा है, उसका रूट कौन सी है, टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है, स्टेम, लीफ का साइज, फ्लावर का कलर, फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस है कि नहीं है, इस तरीके से वो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखता है। उसी डिस्क्रिप्शन को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। ध्यान से देखना, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग थिंग। समझ में मेरी बात आया? आप सिंपली कोई प्लांट को ले आओगे, आप उसको ऐसे थोड़ी होगा,
पूरा उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखो। अब उसके बाद उसको कंपेरिजन कराओ, जहाँ पर इसका है रखा हुआ देखो वहाँ पर उस वो टेक्सोनोमिस्ट उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको रेफरेंस लेगा, वो पहले जो खोज हुआ है उससे मिलाएगा। तो सबसे पहला होता है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग। दूसरा देखो, जब डिस्क्रिप्शन हो जाता है तो अब उसका नेमिंग करना पड़ता है। अब नेमिंग देखोगे क्या होता है, तुम्हारा नॉमिनिकेचर साइंटिफिक नेमिंग करना पड़ता है। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। कोई भी लिविंग थिंग का देखोगे एक कॉमन नेम होता है, एक लोकल नेम होता है, एक यूनिवर्सल लेवल पे होता है। तो नॉमिनिकेचर जो होता है वो यूनिवर्सल साइंटिफिक नेमिंग करना पड़ता है। अब नेमिंग करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अब उस कैरेक्टर के आधार पे कहाँ उस किस कैटेगरी में वो फिट होगा, उस कैटेगरी में उसको डाल देते हो। तो यही कहता है देखो, प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर टेक्साई। टेक्सा मीन्स होता है कैटेगरी, आगे समझाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यही चीज सब बच्चा नहीं समझता है बेटा, जिसके चलते आगे दिक्कत होता है। लोग सोचता है कि फर्स्ट चैप्टर है इसमें कुछ नहीं, नहीं जानना है। ये समझ में आया हम क्या बोले? अब देखो, अब टेक्सोनोमी का डिफिनेशन क्या देता है? देखो, द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनिकेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये जो हम तीन चीज जो बोले हैं कि कोई मान लो एक न्यू लिविंग थिंग को लाते हो, आप कोशिश करते हो रिकॉग्नाइज करने का, तो आपके लिए वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो क्योंकि उस टाइप का लिविंग थिंग आपने देखा नहीं है। तो अब वहां पर क्या होता है कि कोशिश करते हो उसको आइडेंटिफिकेशन करने का। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? डिस्क्रिप्शन उस लिविंग थिंग का क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका नेमिंग, अब फिर उसको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हो कि किस कैटेगरी में बैठता है। तो ये जो तीन चीज जो करते हो इसमें दोनों चीज आता है, थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है। इसी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। समझ रहे हो? ये टैक्सोनॉमी, टैक्सा शब्द होता है कैटेगरी, बताएंगे टैक्सा, उसी को टैक्सा हो गया तुम्हारा प्लूरल और टैक्सन होता है सिंगुलर। क्लियर है? अब देखो, ये सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से देखो क्या होता है। सवाल ही पढ़े हो कि इस अर्थ पे कोई भी लाइफ एक ही आया था, उसी एक लाइफ से ये डाइवर्स फॉर्म ऑफ द लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहां देखो क्या होता है। सवाल ही पढ़े होगे इवोल्यूशन चैप्टर में कि रेप्टाइल्स का ही भाई बहन है बर्ड्स एंड मैमल। फिर रेप्टाइल कहाँ से आया? तो कहता है फ्रॉग। एम्फीबिया उसका फादर है। एम्फीबिया कहाँ से आया? तो कहता है फिश से। तो फिश हो गया एम्फीबिया का फादर। एम्फीबिया फादर हुआ रेप्टाइल का, और रेप्टाइल का दो बहन हुआ बर्ड्स एंड मैमल। तो ये जो रिलेशन जो जोड़ रहे हो, इसी को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये देखो, ये सिस्टमेटिक में क्या होता है? देखो, कहता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच यू स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सा एंड द कैटेगरी। ये डिफरेंट टैक्सा जो कैटेगरी बनाते हो तो उसमें क्या रिलेशनशिप है आपका, उसी को सिस्टमेटिक कहा जाता है। अब देखो, दो चीज आता है तुम्हारा, वो जो नेमिंग करते हो, तो एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमिनिकेचर, उसको ICBN कहा जाता है, और दूसरा होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमिनिकेचर, ICZN। ये याद करना है बेटा, ये एब्रिविएशन। दूसरा देखो क्या होता है, टैक्सोनोमिक कैटेगरी। देखो वही टैक्सोनोमिक कैटेगरी में तो जनरली देखोगे आप पढ़े हो, कैटेगरी क्या होता है? सबसे ऊपर होता है तुम्हारा किंगडम और सबसे नीचे होता है स्पेसीज। तो अब यहां पर ये आता है क्वेश्चन कि ये किंगडम कैसे होता है? देख लो, और हमने क्या बोला कि सबसे नीचे है आपका स्पेसीज। देख लो, अब
पढ़े हो, 9 क्लास में पढ़े हो, R.H. बेचकर जो है तुम्हारा 5 किंगडम दिया था। तो किंगडम में क्या होता है, कोई एक कैरेक्टर लेके चलता है और उसके आधार पे अलग कर देता है। तो जनरली क्या होता है, जिसे अगर प्लांट और एनिमल का लेते हो तो देख लो, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है। इस आधार पे आपने 2 किंगडम बना दिया, प्लांटी और एनिमिला। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या होता है, डिसिमिलरिटी घटते चला जाता है और सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते चला जाता है। सबसे नीचे जो आते हो स्पीसीज पे देख लो, तो स्पीसीज में क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होता है और डिसिमिलर कैरेक्टर कम होता है। लेकिन किंगडम में जाते हो सबसे ऊपर तो क्या होता है, डिसिमिलरिटी सबसे ज्यादा होता है और सिमिलरिटीज बहुत कम होता है। और स्पेसीज जो होता है किसी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी का सबसे बेसिक यूनिट होता है नीचे। समझ में आई मेरी बात, हम क्या बोले? तो इस तरीके से तुम्हारा जो कैटेगरी बना है, और इसी को क्या बोलोगे, किंगडम, फाइलम। एनिमल के केस में फाइलम, प्लांट के केस में क्या बोलोगे, डिवीजन। तो इसी को टैक्सोन कहा जाता है, आई टोटल टैक्सा कहलाता है। तो इस देख लो, ये टैक्सोनोमिक कैटेगरी। तो वो जो टैक्सोन बोलते हो तो एक को बोला जाएगा, वो सिंगुलर हो गया। तो टैक्सोन को कैटेगरी भी बोला जाता है। तो किसी भी लिविंग थिंग को देख लो इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस एंड स्पेसीज। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिए हुआ है, ये परहैप्स दिखाई नहीं देता होगा तुमको, दिखाई दे रहा है? या एनसीईआरटी में भी दिए हुआ है। यहां पर देख लो, एक यहां पर टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाया हुआ है। तो एक प्लांट का है, दूसरा एनिमल का। देख लो प्लांट में नीचे से शुरू किया, देखो स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। एनिमल के केस में सिर्फ क्या होता है, उस डिवीजन के जगह पर फाइलम होता है तुम्हारा। अब देख लो, स्पेसीज सिंगल होगा तुम्हारा, लेकिन जीनस एक से अधिक भी हो सकता है। अब जैसे देखोगे, वो कैट और टाइगर का जीनस एक ही होता है, लेकिन स्पेसीज क्या होता है, अलग अलग होता है। स्पेसीज में माने जीनस का मतलब क्या हुआ, सिमिलर ऑफ द स्पेसीज, रिलेटेड, स्पेसीज को रिलेट करके बनाता है। तो एक जीनस में क्या होता है, एक से 2 हो सकता है, लेकिन स्पेसीज क्या होगा, सिंगल होगा। उसी तरीके से फैमिली बढ़ते जाएगा, इसमें 3-4 जीनस को एक फैमिली में लिया जाता है। फिर फैमिली से ऊपर जाओगे, ऑर्डर में और बढ़ेगा, 4-5 फैमिली मिलके ऑर्डर बनेगा। फिर ऑर्डर से ऊपर क्लास में जाओगे तो 10-12 ऑर्डर करके मिलेगा। होता क्या है जनरली, मान लो अगर किंगडम अगर 1000 है तो ये फाइलम हो जाता है 100, ये हो जाता है 50, ये हो जाता है 25, ये हो जाता है 15, ये हो जाता है 10 और ये लास्ट में 1 हो जाता है। इस तरीके से देख लो, ये कैटेगरी बनता है तुम्हारा। ठीक है, ये देखो, ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनोमिक कैटेगरी कुछ का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको याद करना है। जैसे तुम्हारा मैन का दिया हुआ है कॉमन नेम, देखो बायोलॉजिकल नेम है होमोसिपियन, सब आदमी जानते हो। तो इसमें जीनस हो गया होमो, अब फैमिली हो गया होमोनिडा, स्पेसीज क्या हो जाएगा, होमोसिपियन, सिपियन देखो हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर देखो प्राइमेटा हो गया, और क्लास क्या हो गया, मैमलिया, और डिवीजन क्या हो गया, कॉर्डेटा। तो ये याद करना। उसी तरीके से हाउस फ्लाई का दिया हुआ है मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये आप थोड़ा, जैसे मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका है तुम्हारा, तो मैग्नीफेरा देखो, एनाकार्डिसी। इस तरीके से ये क्या करना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चार्ट बना के रख लेना। इससे क्वेश्चन पूछता है बेटा, ये 2015 में क्वेश्चन ये मैग्नीफेरा इंडिका से पूछा था, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और याद करने का बहुत बायोलॉजी में अच्छा तरीका है, जो अगर नाम बड़ा बड़ा हो तो उसका चार्ट बना के जहाँ पर पढ़ते हो टेबल पर लगा दो, जब भी आओ देखते रहो।
थोड़ा उसको लिखते रहो, राइटिंग। बायोलॉजी में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके सेहत के लिए उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो हमेशा यह स्लोगन याद रखना, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। जितना ज़्यादा बायोलॉजी में लिखोगे, रटना मत, रटो उसको, लिखो 4 बार 5 बार 6 बार लिखो। क्या होता है, अगर कोई चीज़ को बार बार अगर आप लिखोगे तो हो सकता है एक समय ऐसे रिमेंबरिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ बैठ जाता है। एग्जामिनेशन हॉल का क्या होता है, मूड अलग होता है, ये ऑन हो जाता है, देखोगे अपने आप ठीक लग जाती है। ठीक है, ये देखो लास्ट तुमको पढ़ना है टेक्सोनोमिकल एड्स। ये एड्स का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। जैसे हमने क्या बोला कि कोई भी लिविंग थिंग को लाते हो तो उसका तो पहले कैरेक्टर लिखोगे, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्या उस टाइप का पहले से भी आइडेंटिफाई है, ग्रुप्ड है, रेफरेंस लोगे ना। तो यहाँ पर जब ये टेक्सोनोमिकल एड में रेफरेंस लेने की बात आती है तो रेफरेंस दो तरह का होता है, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। जिसे नॉन लिविंग में अगर आओगे, ये रेफरेंस है तुम्हारा, तो देख लो क्या कहता है टेक्सोनोमी एड्स का मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ द टेक्सोनोमिक स्टडीज। कोई भी स्टडी करने की जरूरी है रेफरेंस। अब देख लो प्लांट के केस में देखोगे ये नॉन, जैसे हर्बेरियम, ये देख लो ये नॉन लिविंग है तुम्हारा। क्या होता है, हर्बेरियम डेड होता है, ड्राइड प्लांट्स होता है। जैसे एक फिगर यहां देख रहे हो हर्बेरियम का, अब ये एक प्लांट है, देखो फ्लावर लगा हुआ, इसको किसी प्लांट से काटोगे तो डेड करेगा, इसको सुखा के एक प्लेन शीट पे उसको चिपका दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें देख लो डेट लिखा जाता है, कब ये किए आप, आपका नाम क्या है, प्लेस क्या है, दूसरा साइंटिफिक नेम उसका क्या है, कॉमन या लोकल नेम क्या है उसका, और प्लस डिस्क्रिप्शन, उसका कैरेक्टर लिखना पड़ता है। तो ये होता है हर्बेरियम। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था बेटा हर्बेरियम से कि हर्बेरियम पर क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, साइंटिफिक नेम, कॉमन लोकल नेम, डिस्क्रिप्शन, डेट, प्लेस एंड नेम, कौन किया है उसका नाम रहना चाहिए। दूसरा देखो म्यूजियम, तो म्यूजियम में जनरली क्या होता है, डेड एनिमल। तो आप देखे होंगे लेबोरेटरी में जाते होंगे तो वो जार में एक केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, उसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसमें डिकम्पोज वो नहीं होता है, तो उसमें डेड एनिमल होता है तुम्हारा। तो खास करके देखोगे उसमें क्या होता है, छोटा छोटा एनिमल होता है। लेकिन सपोज करो आप बड़ा एनिमल है तो उसको कैसे रखोगे, तो क्या किया जाता है, उसके बॉडी से ऑर्गन सबको निकाल दिया जाता है, सिर्फ उसका स्केलेटन को कहीं पे टांग दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है स्टफ्ड एनिमल। देख लो बिग साइज, एक देखो यहाँ डायग्राम देखो, डायनासोर टाइप का है, देखो दिखा रहा है, देख लो ये क्या है, इसके ऑर्गन सबको निकाल दिया, सिर्फ उसमें बोन बचा हुआ है, तुम्हारा स्केलेटन है, और उसको टांग दिया गया। उसी तरीके से देखोगे इंसेक्ट बॉक्स होता है, उसके पूरे लाइफ साइकिल का जो होता है उसको उस बॉक्स में रखा जाता है, ये भी डेड होता है। अब अगर लिविंग में अगर आओगे तो लिविंग में देखो प्लांट में बोटेनिकल गार्डन होता है तुम्हारा, देखोगे बोटेनिकल गार्डन में जाओगे तो उसका नाम भी लिखा रहता है, उसका बोटेनिकल नेम भी लिखा रहता है। उसी तरीके से एनिमल में आओगे तो जूलॉजिकल जू हो गया तुम्हारा। अब आपके देख लो एक क्यू इन क्या लिख दिए रे, ये गलती लिखा गया है, ये क्यू गार्डन है तुम्हारा इन लंदन। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, ये लंदन में बहुत बड़ा है। उसी तरीके से देखो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा पढ़े होगे, कलकत्ता में है। उसी तरीके से तुम्हारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में है आपका। तो ये क्या है, तुम्हारा टेक्सोनोमिकल एड्स है। ये देखो लास्ट है तुम्हारा की के बारे में पढ़ना। ये देखो की क्या कहता है, टेक्सोनोमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्या होता है,
ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, तुम्हारा दो कैरेक्टर होता है, तो उसी दो कैरेक्टर को पेयर को क्या कहते हो, कपलेट। ये याद रखना बेटा, ये कॉपलेट कहा जाता है और उसकी एक कैरेक्टर को कहा जाता है लीड। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। अब इसको थोड़ा समझो क्या होता है कि मान लो कोई आप प्लांट लाए, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, मान लो इसमें फ्लावर है, सपोज करो इसका रेड कलर है, ये रेड है। अब क्या करोगे, इस की के मदद से दो स्टेटमेंट रहता है। मान लो ये प्लांट विथ, मान लो कहता है पिंक फ्लावर, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कहता है ये प्लांट विथ रेड फ्लावर। अब मान लो आप उस प्लांट को इससे इससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये तो पिंक फ्लावर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रेड फ्लावर क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ। अब ये कहेगा कि तीसरे नंबर पे जाइए, तीसरा कैरेक्टर देखिए, तो फिर एक कोई तीसरा कैरेक्टर लोगे, इसका लीफ का साइज लोगे, मान लो स्मॉल और बिग साइज, सपोज करो इसका स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज वाले को आप एक्सेप्ट करोगे, बिग साइज को आप रिजेक्ट करोगे, फिर कहेगा आप चौथे पर जाइए। तो इस तरीके से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है और लास्ट में जाके आइडेंटिफिकेशन होता है। समझ में आई मेरी बात, क्या बोले, आगे बढ़े बेटा। अब देखो उसके अलावा भी होता है तुम्हारा फ्लोरा, ये प्लांट जहाँ पे होता है तो वहाँ क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट में है, तो उससे भी तुम्हारा पता चलता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, वहाँ भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी तरीके से देख लो, मैनुअल्स होता है, मोनोग्राफ्स होता है, कैटलॉग होता है, आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ये मोनोग्राफ और कैटलॉग सब क्या है, रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होता है। आगे बढ़े, लास्ट है तुम्हारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेमिंग कैसे करते हो, बाइनोमियल का मतलब होता है दो नाम। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, तुम्हारा कार्ल्स लिनियाज, याद रखना। और इसने एक बुक भी लिखा था, पब्लिश सिस्टेमा नेचुरा, देख लो, ये याद रखना है। अब यहां पर देखो कथा का ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, दो नेम होता है, एक जेनरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक इपिथेट होता है, उसी को स्पेसिस कहा जाता है। स्पेसिफिक इपिथेट को ही स्पेसिस कहते हो। अब यहां पर जैसे कि एग्जांपल दिया है, जैसे देख लो, साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका। अब ध्यान से देखना, ये मैग्नीफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, और इंडिका इसका स्पेसिस हो गया। ये एक्चुअली नाम आया है इंडिया से, इसलिए इंडिका रखा गया है। अब देखो यहां पर क्या कहता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये लैटिन वर्ड ओरिजिनेटेड होता है, एंड रिटेन इन इटैलिक्स, क्योंकि वो कार्ल्स लिनियाज तुम्हारा इटालियन था। ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या कहता है कि अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, अगर प्रिंटेड है तो इटलिक्स हो जाता है। अब देखो, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जनरली क्या होता है, जो ऑथर है इसका नोमेनक्लेचर का, तो जहां पर ये स्पेसिस लिखते हो वहीं पर उसका नाम, जैसे सिंपल में LNI लिनियाज लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो, जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। ये याद रखना, जीनस हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से, और स्पेसिस क्या होगा तुम्हारा, स्मॉल लेटर से होगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो बोलो। कृति, क्या दिक्कत है, बोलो। अरे सिस्मेटिक्स क्या हो गया, माने वो, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, वो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि ये लिविंग थिंग कैसे आया, कहाँ से आया, तो उसी को क्या, वो इवोल्यूशनरी लाइन है तुम्हारा, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को वो दर्शाता है। नहीं, जनरली क्या होता है, वो टेक्सोनोमिक कैटेगरी में बच्चा जो है फाइलम,
किंगडम फाइलम याद रहता है, जीनस स्पीसीज याद रहता है, बीच वाला 3 जो है उसको भूला जाता है। तो अब उसका तरीका बहुत है, लेकिन रट लो ना। किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद क्या आएगा? क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, यही 3 है तुम्हारा। तो वो COF, ये देखो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये GN तो याद ही रहता है, S, और ऊपर हो गया तुम्हारा KP, यही बच्चा भूल जाता है। तो कब से याद रखो इसको। हाँ, और बोलो किसी को क्वेश्चन है? इससे बेटा 1 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही है, कभी कभी 2 नंबर भी पूछ देता है। नहीं, जिसे जीनस हुआ ना, तो जीनस का 1 से अधिक स्पेसीज हो सकता है। कृति ध्यान से समझो, जिसे पेंथेरा होता है तुम्हारा, ये टाइगर है तुम्हारा, लाइन हो गया, लियोपार्ड, ये सब सुने हो ना। तो इसका जीनस 1 होता है तुम्हारा पेंथेरा, लेकिन इस स्पेसीज देखोगे, लियो भी होता है, पार्डिया भी होता है तुम्हारा। उसी तरीके से प्लांट के केस में आओ ना, जिसे जीनस तुम्हारा सोलेनियम होता है, तो सोलेनियम में देखो ट्यूबरकुलम, ट्यूबरलेसिस भी आ जाता है, क्या बोलते हो उसको? ट्यूबरटियम, आलू को बोलते हो। और एक तुम्हारा ब्रेंजिल होता है, लेकिन उसका जीनस एक ही होता है। फैमिली में भी वही होता है तुम्हारा। फैमिली में क्या होगा? एक दो 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 से अधिक तुम्हारा जीनस होता है। बढ़ते चले जाओ ना। ये की गार्डन तुम्हारा जो लंदन में है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, वहां पर लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, बहुत बड़ा है तुम्हारा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर देता है, बड़े वो ग्रीन हाउस में प्लांट सर्वाइव करता है, तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट रखा जाता है। ये सबसे बड़ा है तुम्हारा। क्लियर है? इतना तुमको इसमें पढ़ना था बेटा। आगे बोलो। खत्म है, देख लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बेटा, प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, मित्रों के बीच में फैलाओ और कमेंट करो ना। और अधिक अगर आपको जानकारी लेना है तो देख लो, साइट है तुम्हारा www.paramarthamfoundation.com। इसके साथ साथ तुमको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा। यूट्यूब पर खोल के देखना, ग्रेविटी फिजिक्स बाय ERS कुमार। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पे जाइए, आवेगा, वो खोलोगे जैसे वेबसाइट को तो एक एप्लीकेशन आवेगा, एप्लीकेशन में भरिए, उसको सबमिट कीजिए, उसके बाद पेमेंट आवेगा। पेमेंट जो है वो स्टूडेंट के थी पर डिपेंड करता है, तुम्हारा मोर और लेस 150 to 200 है, पर मंथ का है। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस PDF नोट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे, और भी चीज़ बहुत बेनिफिट मिलेगा तुमको, क्योंकि ये तुम्हारा मल्टीपुल साइट है, ये एक एक NGO की तरफ से चलता है। ठीक है, बाय बाय।